हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उस पर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या डेफिनेशन है। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब आपको मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल x है वो बिल्कुल डिस्क्रीट पॉइंट्स लेगा, जैसे x1 x2 x3, जैसे यहाँ देख रहे हो ना, x इक्वल टू 0 1 2 ये वैल्यूज लेगा। ये कभी भी 0 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेगा, 1 और 2 के बीच की वैल्यू नहीं लेगा, 1.5 1.7 ऐसे नहीं लेगा। हमेशा कैसी वैल्यूज ले रहा है, x इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश डैश। तो इसलिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे लग रहा है। इट इज सेट टू फॉलो अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, कि प्रोबेबिलिटी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से निकालते हैं। आपको पता है कि हम जितने भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस हों या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस होते हैं, उन सबको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो मैंने इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया। क्योंकि मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स है तो नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया एक्स, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, एक्स कॉमा पी। इसका मतलब ये एक्स कॉमा पी क्या हो गए, हमारे पैरामीटर्स हो गए। देखो पी तो बेटा पैरामीटर हो गया और एक्स वो चीज़ है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सपोज कर लीजिए वो कह देता है आपको एक्स इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी निकालो, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स क्वेश्चन में गिवन होगा और पी प्रोबेबिलिटी हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, पी 1 माइनस पी क्यू 1 माइनस पी एक्स। तो एक तरीके से ये पी क्यू एक्स है आपके पास, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब 1 माइनस पी लिया तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और x ये कब होगा, जब x वैल्यूज ले रहा है 0 1 2 डैश डैश, और इसके अलावा अगर वो कोई और वैल्यू लेगा तो हमारी वैल्यू उसके ऊपर 0 होगी। इसका क्या मीनिंग है, मान लो x वैल्यू 0.5 ले रहा होता तो उसके ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 होती, क्योंकि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो वेयर p इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, आपको पता है p प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, राइट। अब देखो बेटा, हमारे पास है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को ना हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ये देखो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, p 1 माइनस पी एक्स, 1 माइनस पी को q डाल दो तो p q x। इसका मतलब क्या हुआ, q तो x बारी आ रहा है और फिर p एक बारी आ रहा है, तो q क्या है, फेलियर, और p क्या है, सक्सेस। इसका मतलब मुझे कितने फेलियर्स देखने पड़े बिफोर गेटिंग माई फर्स्ट सक्सेस। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, टॉस कर रहे हैं उसको, थ्रो कर रहे हैं डाइस को, ठीक है। तो डाइस को थ्रो करने पे अगर हमने माना कि 6 आना हमारी वो है, सक्सेस है, तो 6 जरूरी तो नहीं है कि आपने पहली बार थ्रो किया तभी 6 आ गया। सपोज कर लो पहली बार थ्रो करने में 6 नहीं आया, दूसरी बार थ्रो किया फिर से 6 नहीं आया, तीसरी बार किया फिर से 6 नहीं आया, चौथी बार में 6 आ गया। तो आपको ये जो फर्स्ट सक्सेस जो मिली वो फोर्थ थ्रो के ऊपर मिली है और उससे पहले 3 आपके फेलियर्स रहे हुए हैं। तो आपको कितना वेट करना पड़ा कि हमें 3 फेलियर्स वेट करके फोर्थ वाली हमारी सक्सेस बनी। इसको ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो ना कि नंबर ऑफ फेलियर्स प्रिसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस इन द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ बर्नौलीज ट्रायल। बर्नौलीज ट्रायल में आपको पता है 2 ही आउटकम्स होती हैं, या तो सक्सेस है या फेलियर है। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब हम जब तक हमारी फर्स्ट सक्सेस नहीं आएगी हम तब तक ट्राई करते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन रहा हो ना आपका, तो वो क्वेश्चन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन याद कर लेना बच्चों, जहां मेरी पेंसिल है, नंबर ऑफ फेलियर्स प्रिसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो पहली सक्सेस से पहले कितने फेलियर्स हमारे हुए उतनी देर हमें वेट करना पड़ा, दैट्स व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इस तरीके से लर्न रखना ताकि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएं कि किस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज बेटा इसकी। तो हम आपको पता ही है, सबसे पहले हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की आपकी डेफिनेशन क्या है, m स्टैंड्स फॉर मोमेंट। क्योंकि रैंडम वेरिएबल x का निकाल रही हूँ तो मैंने नीचे लिख दिया x। तो mxt, इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ etx। यही होती है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ etx। और मैंने क्या बताया हुआ है आपको
कि जिस भी चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ई के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लिखकर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। प्रोबेबिलिटी हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ऊपर अभी फॉर्मूला आपको बताया है। और क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे सिग्मा का साइन आ जाएगा। अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो हमारा इंटीग्रेशन का साइन आ जाता। यही सब आपको सिखा रखा है बेटा। और x क्या वैल्यूज ले रहा है बेटा? इनफाइनाइट सीरीज ऑफ बर्नौलीज ट्रायल था तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज ले रहा था, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारा px का फॉर्मूला है, fx का फॉर्मूला है p1 माइनस पी एक्स, तो मैं q डाल देती हूँ 1 माइनस क्यू को, ठीक है, 1 माइनस पी को। तो मेरा फॉर्मूला बच्चों क्या बन गया? x 0 टू इन्फिनिटी ई टी एक्स पी क्यू एक्स। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब देखो बेटा इसके अंदर x को वैल्यूज देनी स्टार्ट, इसको थोड़ा सा और इकट्ठा कर सकते हैं हम x की पावर्स को। तो देखो मैं इसको लिख लेती हूँ q e t और इसकी पावर्स x बना दी। क्लियर है बच्चों? अब देखो x को वैल्यूज देनी शुरू करो बेटा। x को 0 डाला तो 1 आ गई पावर इसकी, तो p बच गया मेरे पास, ठीक है। फिर p q e t x की वैल्यू डाली 1, फिर मैंने x की वैल्यू डाली 2, देन x की वैल्यू डाली 3, लाइक दिस, ठीक है। तो p इन सब में से बेटा मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया 1 प्लस क्यू ई टी स्क्वायर क्यू ई टी क्यूब, लाइक दिस। अब नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जीपी बन गई आपकी, इट इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 एंड कॉमन रेशो। सबको पता है जीपी क्या होती है, एंड कॉमन रेशो क्या है मेरी? देखो क्यू ई टी फिर क्यू ई टी स्क्वायर है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो जो पॉइंट आता है, जो वैल्यू आएगी दैट इज योर कॉमन रेशो। तो मेरी क्यू ई टी आ जाएगी। फिर मैं क्यू ई टी क्यूब को क्यू ई टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो क्यू ई टी आ जाएगी ना, तो कॉमन रेशो क्या बन गई मेरी? क्यू ई टी, ठीक है। तो आपको पता है इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है? सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? मैं यहाँ लिखवा देती हूँ अगर भूल गए हो तो। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी is equal to a upon 1 minus r, where a is the first term और r is the common ratio। तो मेरी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है मेरा? क्यू ई टी, आर मीन्स कॉमन रेशो। तो मेरा फॉर्मूला बन गया p अपॉन 1 माइनस क्यू ई टी। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखो मेरा आ गया है एम एक्स टी पी अपॉन क्यू, सॉरी 1 माइनस क्यू ई टी। आपको पता है कि अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर t को 0 डाल दूंगी तो मेरे पास एक्सपेक्टेड x आ जाएगा, मालूम है सबको। तो देखो मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला पहले विद रिस्पेक्ट टू t, तो p तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1 अपॉन दिस का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में नीचे चेन रूल लगाएंगे आप तो आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू ई टी का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, तो यही आएगा आपके पास। तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पी क्यू ई टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई टी स्क्वायर। किसी को समझ नहीं आया तो क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, राइट। तो ये आ गया आपके पास एम एक्स डैश टी। अब देखो मैंने पुट टी इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आ गया? एम एक्स डैश 0, टी को 0 डाला, ई 0 1 आ गया, 1 माइनस क्यू ई टी को 0 डाला तो क्या आ गया मेरे पास? 0 1 आ गया, ठीक है। 1 माइनस क्यू क्या होता है? p होता है, तो p स्क्वायर आ गया, तो इससे क्या आया मेरे पास? q बाय p। तो इसका मतलब बेटा देखो एक्सपेक्टेड x क्या होता है मेरा? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करके जब हम t को 0 डालते हैं तो हमें ex मिलता है, तो मेरे पास आ गया q बाय p, ठीक है। तो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, या आप बोल सकते हैं दिस इज माई मीन, राइट। अब देखो बेटा मेरा एम एक्स डैश टी आया था, ये हमारे पास है जो हम ऊपर निकाल के लाए हैं, पी क्यू ई टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई टी स्क्वायर। अब इसको एक बारी और डिफ्रेंशिएट करो, देखो एम एक्स डबल डैश टी, तो पी क्यू बाहर रख लेते हैं, नीचे क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं, 1 माइनस क्यू ई टी, नीचे पावर 2 की 4 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर करते हैं, फिर क्यू ई टी का डिफ्रेंसिएशन ई टी माइनस ई टी एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। यही होता है, सब बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। और विद रिस्पेक्ट टू ई टी कर रहे हैं तो क्यू ई टी, और जो एक माइनस आएगा वो मैंने बाहर प्लस कर दिया, राइट। अब इसमें डालो बेटा, टी को 0 डाल दो, तो देखो मेरे पास ई 0 1 है, 1 माइनस क्यू
का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 1 माइनस क्यू, ठीक है, ये आ गया। मैंने सिर्फ t को 0 डाला है तो e की पावर 0 मेरा 1 हो गया है, ठीक है, 1 हो गया, 1 माइनस क्यू की पावर 4। तो बेटा ये मेरा देखो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2q माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है, 2q माइनस 2q स्क्वायर, क्लियर, अपॉन 1 माइनस q की पावर 4, राइट। ये देखो इससे ये कट गया, ये कितना बचा, पी क्यू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, मुझे लग रहा है मैं नीचे ठीक लिख रही हूँ, 1 माइनस क्यू टू दी पावर 4, ठीक है बेटा। आप देखो ज़रा, मेरे को थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेने दो। ये बन गया ऊपर 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू, ठीक, नीचे बन गया 1 माइनस क्यू की पावर 4, तो एक पावर कट के 3 पावर बच जाएगी, तो पी क्यू 1 प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर 3, ठीक है। 1 माइनस क्यू को आई कैन राइट डाउन पी, ठीक है ना, तो पी क्यूब आ गया, मैं लिख देती हूँ, बिकॉज पी प्लस क्यू जो है आपका 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो अब ये पी से पी कैंसिल होगा नीचे, तो क्यू बाय पी स्क्वायर, 1 प्लस क्यू को मैं 1 प्लस क्यू ही रहने देती हूँ क्योंकि ये तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसको सॉल्व किया बेटा तो मेरा आ गया क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये आया है, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर आगे। तो वेरिएंस क्या, ये हमारे को अब क्या करना है, ये हमारा क्या निकला, ई एक्स स्क्वायर निकला, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में जब आप x को 0 डाल देते हैं, एफ एक्स डबल 0, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब वेरिएंस क्या होगा बेटा, मेरा वेरिएंस x होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास ये, और ई एक्स मेरा आया था क्यू बाय पी, तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, दैट इज क्यू बाय पी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया, वेरिएंस निकल आया, ठीक आया बच्चों, हमारा वेरिएंस बिल्कुल करेक्ट है हमारी कैलकुलेशंस। तो हमारा वेरिएंस आया है एक्स क्यू बाय पी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकलवा दिया, मीन निकलवा दिया और वेरिएंस निकलवा दिया अपना इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लियर है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, जो है आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा इसके ना 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पहले जरा वो क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लेट अस सी, ये देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इफ x हैज अ ज्योमेट्रिक डेंसिटी, ज्योमेट्रिक डेंसिटी लिख दिया वर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है बेटा, विद पैरामीटर p, ठीक है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते हैं। देन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू i प्लस जे, कंडीशनल है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू i इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू j। देखो बेटा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्योंकि सिंस x फॉलोज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जी लिख लेते हैं विद पैरामीटर p, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो पहली लाइन लिखी है। दिस इम्प्लाइज, इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, पी क्यू एक्स, यही सिखाया आपको अभी, जब x वैल्यू लेता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक एंड इज 0 अदरवाइज। अभी यही आपको ऊपर सिखाया मैंने कि यही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का जब हमारे को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, ठीक है बेटा। अब देखो हमें निकालना है ये, जो हमें निकालना है ना, पहले हम उसको लिख लेते हैं, ये निकालना है। तो देखो अगर आपको याद है, मैं यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता देती हूँ बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो एक, अब की बारी हमारा ये ए है, ये वाला पोर्शन देखो, ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैंने पहले वो लिख दिया अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू i, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी b हो गया। अब बेटा यहाँ देखा करो, देखो i ये है, i में कुछ ऐड करूंगी तो आगे ही जाऊंगी, तो i प्लस जे ये हो गया,
जब मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस जे, इसका मतलब मुझे यहाँ जाना है क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। और जब मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन, तो देखो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा रह गया, ये वाला रह गया ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन आई प्लस जे को भी मिल रहा है और आई को भी मिल रहा है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस जे, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस जे आ रहा है, और नीचे है मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटा, मेरे पास जब मैंने बोला, एक एक करके अलग अलग निकाल लेते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस जे, यानी कि मुझे आई प्लस जे से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पर कि x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, i प्लस जे से इन्फिनिटी तक है, यही चाहिए मुझे। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है मेरा, पी क्यू एक्स है, तो मैंने पी क्यू एक्स लिख दिया। अब इसमें बेटा वैल्यू डालनी शुरू करो, x को मैंने डाला i प्लस जे, ठीक है, फिर मैंने x को क्या डाला, i प्लस जे प्लस वन, फिर मैंने i को क्या डाला, i प्लस जे प्लस टू, ऐसे करके मेरे पास इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। देखो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, पी क्यू आई प्लस जे, ये क्या बन गया, वन प्लस, अब देखो पी क्यू आई प्लस जे कॉमन निकल गया तो एक पावर बच गई क्यू की, ठीक है ना, और इधर कितनी पावर बच गई थर्ड टर्म में, क्यू स्क्वायर, ऐसे करके ये चलता जाएगा। अगेन ये क्या बन गया मेरा, जीपी बन गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशो क्यू एंड फर्स्ट टर्म वन। तो सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी बच्चों क्या होता है, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस आर, तो मेरी आर क्या है इसमें, क्यू, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन दिस बन गया। अब वन माइनस पी क्यू क्या होता है बच्चों, सबको पता है वन माइनस क्यू क्या होता है, हमारे पास पी होता है, क्योंकि पी प्लस क्यू क्या होता है बेटा, मेरे पास वन होता है, राइट। तो वन माइनस क्यू हो गया पी, ठीक है, तो पी से पी कैंसिल हो गया बेटा, मेरा क्यू आ गया आई प्लस जे। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया बेटा मेरा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस जे। अब सिमिलर तरीके से बेटा आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल सेम तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, p q x तो हमारा फॉर्मूला हो गया, और हमें x ग्रेटर देन आई जाना है, तो इसका मतलब i से लेके इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज लेगा। बच्चों सारा काम बिल्कुल सेम है। ऊपर फॉर्मूला था हमारा ये पी क्यू आई प्लस एक्स जो था, उसके अंदर x आई प्लस जे से जा रहा था, यहाँ पर ऊपर ये था और नीचे आपके पास i से जा रहा है। तो देखो जब i प्लस जे से गए थे तो हमारा आंसर आया क्यू आई प्लस जे, तो जब i से जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आई, ठीक है। तो जनरलाइज कर लिया हमने कि अगर आपका समेशन जो है i प्लस जे से इन्फिनिटी तक जा रहा था तो आपका आंसर था क्यू आई प्लस जे, तो जब i से इन्फिनिटी जाएगा तो मेरा आ जाएगा क्यू आई, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए, और एक मुझे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू जे भी चाहिए। तो देखो जब i की जगह j हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, x क्यू की पावर j, ठीक है ना। तो अब देखो मैं यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम मैंने वन दे दिया। तो चलो राइट साइड हमारी क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो गई, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस जे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो ये मेरा बन गया था फॉर्मूला, ये फ्रॉम वन लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यही बन गया था ऊपर वन में, ठीक है। तो आई प्लस जे वाली प्रोबेबिलिटी क्या आई है, क्यू आई प्लस जे, और क्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू आई वाली आई है क्यू आई। तो मेरा आंसर क्या आ गया, क्यू जे, दिस इज क्यू जे इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू जे आ गया, ठीक है बच्चों। तो मेरे को यही बात प्रूफ करनी थी, यही मेरी राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो मैंने आपको करवा दिया, राइट। अब और देखो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हैं जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो लेट x1 एंड x2 बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स याद है आपको कि जो है कंडीशन थी इसकी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी हो जाता है। तो अगर रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं तो दोनों का जो जॉइंट पीडीएफ होता है दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल पीडीएफ का प्रोडक्ट, राइट। और अगर एक्सपेक्टेशन में यूज करना तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इज हैविंग ज्योमेट्रिक डेंसिटी
जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन एक वेरिएबल पे किया, अब इन्होंने हमारे को दो वेरिएबल्स पे क्वेश्चन दे दिया, दो रैंडम वेरिएबल्स दे दिए, दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि शो दैट कि अब इनका अगर हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, दोनों का, ऊपर भी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, ऊपर एक का लिया है, नीचे दो का आ गया, ऑफ x1 अब एंड x1 प्लस x2 ये लेंगे हम इसका, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में याद है जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है ना, मैं वो भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो देखो मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है बेटा, x1 और x2 दोनों इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, दोनों ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, आपको शो करना है इनका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका लेना है, x1 का लेना है और साथ में x1 प्लस x2 का लेना है। तो कंडीशनल के लिए आप ऐसे ही लाइन लगा के लिखते हैं दोनों इवेंट्स, तो मैंने लिख दिया। तो देखो बेटा फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, देखो सपोज कर लो मैंने x1 की वैल्यू r है, अब देखो x1 और x2 दोनों मिलकर n वैल्यू बनाएंगे, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू मैंने सपोज कर ली n आ रही है, ठीक है ना, नेचुरल सी बात है, कुछ ऐड करोगे उसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज जरूर होगी। अगर x1 की वैल्यू r है तो सपोज कर लीजिए x1 प्लस x2 की वैल्यू n है, किसी पॉइंट पे बेटा प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया बेटा, x1 अगर r है, अब ये लाइन का क्या मतलब होता है गिवन दैट का, कि इंटरसेक्शन है आपके पास, ये तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में यूज कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय जो लाइन के बाद लिखा हुआ है, यही होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, मैं दोबारा रिकॉल करा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। अब इस क्वेश्चन में ए ले लीजिए आप x1 इक्वल टू आर को, और बी ले लीजिए x1 प्लस x2 इक्वल टू एन को, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू आर। अब ये देखो x1 की वैल्यू अगर मैं r डाल दूं, x1 प्लस x2 इक्वल टू n है, तो r डाल दूंगी इसको x1 को, तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस आर बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही बेटा नीचे देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू n को आप क्या लिख सकते हो, देखो जरा मैं यहाँ पे पहले लिखकर फिर आपको थोड़ा साइड में समझा देती हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है बच्चों ये s गोइंग फ्रॉम 0 टू n, देखो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मेरे पास है बेटा x1 प्लस x2 इक्वल टू n। अब x1 सपोज कर लो वैल्यू लेता है 0, क्योंकि x1 x2 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर x1 0 वैल्यू लेगा तो x2 क्या ले लेगा, n माइनस 0। ठीक है, तो अगर x1 ने 1 वैल्यू ली तो x2 क्या वैल्यू ले लेगा, n माइनस x1 यानी कि n माइनस 1। ठीक है ना, तो अगर x1 2 वैल्यू लेगा तो x2 क्या वैल्यू ले लेगा, देखो x1 को 2 डालो तो आ जाएगा n माइनस 2। ठीक है बेटा, और हमारे को ये कब तक चलता जाएगा, हमने दोनों का टोटल n माना हुआ है x1 प्लस x2, तो अगर x1 ने n ली तो x2 ने कितनी वैल्यू ले ली, 0 ले ली। तो मैंने इसको जनरलाइज किया, देखो 0 1 2 n है ना, ये वाली वैल्यूज जो x की है, मैंने माना कि अगर x1 s वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तो जनरलाइज करा, अगर जनरलाइजिंग, ठीक है, अगर x1 s ले रहा है तो x2 क्या वैल्यू ले लेगा, n माइनस s। और क्योंकि मुझे सारे केसेस कवर करने हैं, सारे केसेस कवर करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिग्मा का साइन लगा दिया कि सारे केसेस मेरे नीचे के कवर हो जाएंगे। क्योंकि और समेशन का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट होता तो बेटा सिग्मा का साइन आता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन का साइन आता है। तो मैंने x1 इक्वल टू एस और x2 इक्वल टू n माइनस एस की प्रोबेबिलिटी लेकर बाहर समेशन साइन लगा दिया, s गोइंग फ्रॉम 0 टू n, ताकि ये ऊपर के सारे केसेस आपके कवर हो जाए। क्लियर है बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मेरा यहाँ पे देखिए मेरे पास जो आ गया ना, मैं नीचे उतार लेती हूँ एक बार, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, दिस इज इक्वल टू जो हमारा ऊपर से चलता आ रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू आर इंटरसेक्शन x2 है n माइनस आर अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू s इंटरसेक्शन x2 क्या हो जाएगा, n माइनस s। और ऐसे सारे केसेस कवर करने हैं तो 0 से n तक, क्योंकि मैंने दिखाया आपको x1 n तक की वैल्यू ले रहा है। ठीक, यहां तक आ गया। अब देखो बेटा, जब आपने बोला x1 इक्वल टू आर एंड x2 इक्वल टू n माइनस आर, और आपको पता है कि ये दोनों के दोनों मेरे क्या हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। जब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल मीन्स प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b जब भी होगा तो प्रोबेबिलिटी a मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी b हो जाता है। ठीक है, मतलब इनका जो जॉइंट पीडीएफ था
इसका दोनों का दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल पीडीएफ का प्रोडक्ट। ठीक है, तो जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ्स, ये भी बोल सकते हो, दोनों ही बातें ठीक है। पीडीएफ का मतलब ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, राइट। ये आ गया यहाँ पे। ऐसे ही बेटा नीचे क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा एस गोइंग फ्रॉम 0 to n प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू एस इंटरसेक्शन x2 इक्वल टू n माइनस एस। ठीक है, ये आ गया। अब देखो x1 इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p क्यू आर। क्यों होगी, क्योंकि x प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू एक्स। जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की वो वैल्यू डाल दो। मुझे x इक्वल टू r पे निकालना है तो मैंने पी क्यू आर डाल दिया। ऐसे ये क्या हो जाएगा, पी क्यू एन माइनस आर हो जाएगा। और नीचे x1 इक्वल टू एस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो पी क्यू एस, और x2 में क्या आ जाएगा, पी क्यू एन माइनस एस। ठीक है, तो अब देखो इसको खोल लेते हैं बेटा, ऊपर p का p से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर दे देगा, q की पावर हो जाएगी n माइनस आर प्लस आर यानी कि n। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा s 0 से इन्फिनिटी नहीं है बेटा, n है। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, p स्क्वायर q n माइनस एस प्लस एस n आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब देखो नीचे का समेशन खोल लेते हैं बच्चों। देखो s को, अच्छा देखो अब नीचे के समेशन में पी स्क्वायर क्यू एन आ गया, s तो आया ही नहीं तो वेरिएशन तो ये लेगा ही नहीं, तो ये क्या ले लेगा, पी स्क्वायर क्यू एन, फिर दोबारा से पी स्क्वायर क्यू एन। ये कितनी बारी आ जाएगा आपका यहाँ पर, अब ये सारा का सारा n प्लस, क्योंकि s 0 से n तक जा रहा है। ठीक है, तो n प्लस 1 टाइम्स आ जाएगा। क्यों आया बच्चों, देखो ध्यान से, s 0 से n है तो 0 1 2 3 4 करके लास्ट टर्म n हो गई, क्योंकि एक 0 भी है ना, तो 1 से n तक n टर्म्स और एक 0 वाली टर्म तो n प्लस 1 टाइम्स आ जाएगा। और क्यों इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वेरिएशन तो s के ऊपर है, s की वैल्यू चेंज होनी थी, ये तो एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, पी स्क्वायर क्यू एन, तो s तो है ही नहीं तो वेरिएशन चेंज नहीं होगी। तो आपका पी स्क्वायर क्यू एन यही टर्म बार बार आती जाएगी, और कितनी बार आ जाएगी, जितनी बार आपका समेशन रन होगा। कितनी बार रन हो रहा है, n प्लस 1 टाइम्स, तो ये आ गया। तो ये किसके अंदर अब n प्लस 1 बारी इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो ये एक तरीके से पी स्क्वायर क्यू एन हो गया, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके। अब देखो ऊपर से कट गया पूरा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो बेटा आपको पता है कि ये 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया आपके पास, इसमें कोई x नहीं आया, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1 अपॉन n। अब 1 अपॉन n हो या n प्लस 1 हो, है तो कांस्टेंट ही ना, तो इट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यही बात मुझे प्रूफ करनी थी कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम कंसिडर करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये था मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स में आता भी है, तो देख लेना बच्चों। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, सपोज x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, शो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज ज्योमेट्रिक इफ इट लैक्स मेमोरी। बच्चों ये लैक्स मेमोरी वर्ड अच्छा होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ये बहुत यूज होता है, लैक मेमोरी। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लो यहाँ पे, इफ फॉर ईच k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x माइनस k, one has probability y equal to t, x greater than equal to k is equal to probability x equal to t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेटा लैक मेमोरी की कंडीशन है जो नीचे लिखी है। ठीक है, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लैक करता है मेमोरी को। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारे को अमाउंट ऑफ एडिशनल टाइम नीडेड फॉर अ इवेंट टू अकर, कि एडिशनल टाइम हमारा कितना लगेगा किसी इवेंट के अकर होने में, तो उसको बोलते हैं हम ये लैक मेमोरी। ठीक है, मैं नीचे अभी इसका मीनिंग लिखवा भी दूंगी आपको, ये चलो पहले लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क करके लिखवा देती हूँ इसका मीनिंग। ठीक है, देखो, लेट द इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड, हमें ये पता है कि अभी इवेंट ई जो है ना के से पहले अकर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वेट करनी पड़ती है आपको। ठीक है, इसका मतलब ये कब अकर करेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, x माइनस के ले आई इधर की तरफ, तो इसको मान लिया मैंने y।
ठीक है, तो अब y क्या चीज हो गई आपकी, y इज द एडिशनल टाइम, ठीक है, एडिशनल टाइम नीडेड फॉर k टू अकर, कि k के अकर होने में मुझे इतना समय वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या शो कर सकते हैं, वी कैन शो दैट, कि ये मैं अभी शो करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना, ये जो ऊपर अभी कंडीशन लिखी थी, ये देखो। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, विच इम्प्लाइज दैट द एडिशनल टाइम कितना है, दैट द एडिशनल टाइम, देखो एडिशनल टाइम मिल रहा है मुझे, ठीक है, टू वेट हैज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है, दो प्रोबेबिलिटीज बराबर आना मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशंस बराबर होना, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो पी क्यू टी क्या बताता है कि टीएथ सक्सेस के लिए आपको कितना वेट करना पड़ा, यही बताता है, ठीक है। तो हैज इनिशियल टाइम टू वेट, मतलब एडिशनल टाइम जो चाहिए होगा ना, दैट इज इक्वल टू इनिशियल टाइम टू वेट, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, लैक मेमोरी का क्या मतलब हो गया, एडिशनल टाइम फॉर एन इवेंट टू अकर इज इक्वल टू इनिशियल टाइम टू वेट फॉर एन इवेंट टू अकर, राइट। स्टार्टिंग में जितना वेट करना पड़ा आपको उतना ही एडिशनल अभी और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लैक मेमोरी, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन के, ये के पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड, क्योंकि आपका फाइनल आंसर देखो किस पे निकल आया, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू टी और x ग्रेटर देन इक्वल टू के है, फाइनल आंसर p q t निकल आया, मतलब t पर ही डिपेंड कर रहा था, k पे तो कर ही नहीं रहा था, डज नॉट डिपेंड अपॉन k, इट इज सेट टू लैक मेमोरी, ठीक है, क्योंकि उसने k को ड्रॉप कर दिया इसलिए उसके लिए लैक वर्ड आ गया, इट इज सेट टू लैक मेमोरी ऑफ हाउ मच वी शिफ्टेड टू द ओरिजिन, how much we shifted from the time origin, ठीक है। तो आपके लिए जो मेन वर्ड होगा लैक मेमोरी के लिए, दैट इज दिस वन, एडिशनल टाइम टू वेट हैज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज इनिशियल टाइम टू वेट, ठीक है। एनीवे हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन से काम करना है, तो लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन नाउ। तो हमारे को ये चीज क्वेश्चन में गिवन थी, जो अभी मैंने ऊपर लिखा है कि ये मैं प्रूफ कर दूंगी, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू टी के बराबर है, मतलब x इक्वल टू के पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी डिपेंड नहीं करती, ये मीनिंग है, ठीक है। तो इसको देखो बेटा, अभी जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही होगा, देखो पहले दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हमने, अब देखो y आपको क्या दे रखा है, x माइनस, हमें गिवन है, बट y इक्वल टू x माइनस के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने वैल्यू डाल दी, देखो y की जगह x माइनस के, ठीक, y की जगह वैल्यू डाल देती हूँ x माइनस के इक्वल टू टी इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक बच्चों, अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू के आ गया। अब देखो बेटा, इसको मैं x इक्वल टू के प्लस टी लिख सकती हूँ, x माइनस के इक्वल टू टी है तो मैंने इसको ये लिख लिया, अब मेरे पास ये आ गया, ठीक। चलिए अब देखो ये बेटा ध्यान से देखो, k यहाँ है तो k में कुछ ऐड करूंगी तो आगे जाऊंगी तो k प्लस टी ये रहा। अब देखो x ग्रेटर देन k का मीनिंग क्या हो गया, ये, और x इक्वल टू k प्लस टी क्या हो गया आपके पास, ये पॉइंट, ठीक है। तो बेटा दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा आ गया, ये सिंगल पॉइंट आ गया, क्योंकि जब x ग्रेटर देन k किया तो उसमें भी k प्लस टी इंक्लूड हो गया, और k प्लस टी इक्वल है तो वो अकेला है ही वहां पे, तो मेरा इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, x इक्वल टू k प्लस टी, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट आपके पास निकल कर आ गया, यहां तक हो गया। अब देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, एफ एक्स का पी क्यू एक्स, तो जब मुझे x इक्वल टू के प्लस टी पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या आ जाएगा, पी क्यू के प्लस टी, ये आ जाएगा, और नीचे x ग्रेटर देन इक्वल टू के है, इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी किस पे चाहिए, x इक्वल टू के पे भी चाहिए, x इक्वल टू के प्लस वन पे भी चाहिए, x इक्वल टू के प्लस टू पे भी चाहिए, ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है ना बच्चों, यही मीनिंग हुआ इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू के पे, तो वैल्यूज डाल दो, देखो ये आ जाएगा, नीचे क्या होगा, x इक्वल टू के पे प्रोबेबिलिटी पी क्यू के, x इक्वल टू के प्लस वन पे क्या आएगा, पी क्यू के प्लस वन,
और k+2 पे क्या आएगा, पी क्यू k+2, ऐसे डैश डैश कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि आपको पता है कि x रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है जो कि इन्फिनिटी तक वैल्यूज ले रहा है। ठीक है बेटा, देखो सॉल्यूशन हर बारी सेम तरीके से ही निकल रहा है आपका। तो पी क्यू के कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास 1 प्लस, अब देखो k+1 है तो 1 पावर बच जाएगी, k+2 है तो 2 पावर बच जाएगी। ठीक है ना, तो बेटा ये मेरा क्या बन गया, देखो पी क्यू के। अब ये मेरी फिर से जीपी बन गई है, जीपी इनफाइनाइट जीपी है तो सम कितना होगा, a/1 माइनस आर। ठीक, पी से पी कैंसिल हो गया। अब देखो क्यू के प्लस टी अपॉन क्यू के, अब ये देखो 1/1 माइनस क्यू क्या होता है मेरा, पी होता है। ठीक, अब ये कितनी पावर बच गई, देखो पी ऊपर चला गया और क्यू की कितनी पावर बच जाएंगी, के प्लस टी ऊपर है के नीचे है तो टी पावर्स बच गई। ठीक है, अब पी क्यू टी किसका फॉर्मूला है, x इक्वल टू टी पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो मुझे यही शो करना था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो थी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ k, देयरफॉर इट लैक्स मेमोरी। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ हियर, तो मैंने कर दिया प्रूफ। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।